नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं नरमपंथी नेतृत्व और आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में। दरअसल जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें हमने कांग्रेस का गठन करवा दिया था, और कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या थे, साथ ही साथ कांग्रेस के सिद्धांत क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब कांग्रेस जब बन जाती है तो उसके शुरुआती सालों में उस पर नरमपंथी नेताओं का जो है, या नरमपंथी नेतृत्व का आप कह सकते हैं कि बोलबाला रहता है। तो हम उसी नरमपंथ के बारे में जानेंगे कि ये नरमपंथ क्या था, क्या गरमपंथ होता है, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि नरमपंथी नेतृत्व और आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हम किस प्रकार से कहेंगे। देखें तो जो शुरुआत के 20 साल है, यानी 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, और इसके 20 साल आप इसमें जोड़ लो तो 95 और 1905 तक, है ना। तो 5-6 के आसपास तक इस पर जो नेतृत्व रहता है मुख्य तौर पर वो किसका रहता है, इन्हीं नरमपंथियों का नेतृत्व इस पर रहता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में आप जानते जाओगे कि भाई नरमपंथी का अर्थ क्या होता है, गरमपंथी का अर्थ क्या होता है ना। अब आप जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता चला जाएगा, है ना। अब देखिए इन 20 वर्षों में कांग्रेस जो है वो कोई एकदम आप कहो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सुसंगठित राजनीतिक पार्टी थी, तो ऐसा नहीं था। इन शुरुआती सालों में जो कांग्रेस थी वो कोई एक संगठित पार्टी नहीं हुआ करती थी। वो एक वार्षिक सम्मेलन कर लिया करती थी, और उस वार्षिक सम्मेलन वो 2-3 दिनों का हुआ करता था, और फिर उन 2-3 दिनों के बाद में सब लोग अपने अपने घर चले जाया करते थे और बात खत्म। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये मेंढक के जैसे टर्राएंगे और फिर 1-2 दिन के बाद में घर पे चले जाएंगे, है ना। इसके बाद में ये वापस से बिखर जाती थी। क्यों? क्योंकि इसके जो राजनीतिज्ञ सॉरी जो इसके सदस्य हुआ करते थे वो अंशकालिक राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, है ना। अंशकालिक राजनीतिज्ञ का मतलब वो अपने अपने जीवन में अपना अपना कार्य भी कर रहे थे, बस खाली टाइम में वो राजनीतिज्ञ का कार्य कर रहे थे, है ना। जैसे कोई वकील था, है ना, कोई जमींदार था, कोई डॉक्टर था। इस प्रकार के उच्च वर्गों के लोग वो हुआ करते थे, है ना। साथ ही साथ वो जो लोग थे, जो पेशेवर लोग थे, जो अपने अपने पेशों में सफल हुआ करते थे, वो पूरी तरीके से अंग्रेजी रंग में रंगे हुए उच्च वर्गों के लोग हुआ करते थे, है ना। इसलिए उनके पास में बहुत कम समय हुआ करता था ताकि कि वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर आप कहो कि पूर्ण राजनीति में वो लग सके। इनके पास इतना समय भी नहीं हुआ करता था, है ना। तो इस प्रकार से जो शुरुआती नरमपंथ के नेता होते हैं वो शुरुआती नरमपंथ के नेता अंशकालिक राजनीतिज्ञ ही होते हैं। अब देखें जो नरमपंथी हुआ करते थे शुरुआत के, वो मुख्यतः उपयोगितावादी सिद्धांतों से प्रभावित हुआ करते थे। ये उपयोगितावादी सिद्धांत क्या होते हैं? उपयोगितावादी सिद्धांत दिए थे जैसे एडमंड बर्क ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जॉन मॉर्ली ने। इनमें क्या था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, साथ ही साथ ये माना करते थे कि समाज में परिवर्तन अगर हम ला पा सकते हैं तो वो कैसे, हम कानूनों के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग यानी समाज में सुधार कर सकते हैं अच्छे कानूनों के माध्यम से, है ना। साथ ही साथ उनका विश्वास था कि सरकार नैतिकता और सदाचार के सिद्धांतों से नहीं बल्कि कार्य साधकता के सिद्धांतों से संचालित होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ वो क्या मानते थे, जो नरमपंथी थे वो संविधान को अनुलंघ्य मानते थे। यानी जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, संविधान मतलब आज जैसा भारत का लिखित संविधान है वैसा नहीं, संविधान मतलब जो कानून है उनको अनुलंघ्य मानते थे। समझ रहे हैं आप बात? वो क्या मानते थे, भाई जो कानून है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ही ब्रिटिश संसद है उसमें शिकायतें करनी चाहिए, उनको समझा बुझाकर कानून बनवाना चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि भाई भारत सरकार जो है वो संविधान का हनन कर रही है। समझ रहे हैं आप बात? यानी वो क्या समझते थे कि हम लोग जाएंगे ब्रिटिश संसद के पास में और ब्रिटिश संसद से मांग करेंगे कि भाई आपके यहाँ पर जो भारत सरकार बनाई हुई है इसमें जो वॉयस रॉय है, साथ ही साथ जो निचले जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी जो है शोषण कर रहे हैं, भारत में गलत नीति अपना रहे हैं और ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है, ये सब नागरिकता दी गई है, इन सब का उल्लंघन कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? ये जो भारत सरकार है वो इन सब का उल्लंघन कर रही है। हालांकि उन्होंने समानता की मांग कभी नहीं की कि भाई हम लोगों को आप ब्रिटिशर्स के समान जो है आप हमें बनाओ। ब्रिटिशर्स के समान बनाने की उन्होंने कभी मांग
नहीं की। क्यों? क्योंकि इनको लगता भी था कि अगर हम अभी 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 तो हमारा राजनीतिक सफर शुरू हुआ है और शुरुआत में ही अगर हम इनसे ब्रिटिशर्स से समानता की मांग करेंगे तो वो बिल्कुल भी समानता की अधिकार हमें बिल्कुल भी नहीं देंगे, है ना। वो चाहते थे कि भाई धीरे धीरे करके हमें ये अधिकार मिले और हम वो अधिकार इनसे प्राप्त भी कर लेंगे। इनमें से जो अधिकांश नेता हुआ करते करते थे ब्रिटिश जो नरमपंथी नेतृत्व वाले, उनके जो अधिकांश नेता थे उनको ऐसा लगता था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में एक ईश्वरीय आप कहो कि देन है और इनका उद्देश्य भारत में आधुनिकीकरण लाना है और ये भारत में आके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना। वो चाहते थे कि भारतीयों का स्वशासन जो है उसके लिए थोड़ा सा तैयार होना है। अभी हम स्वशासन के लिए तैयार नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। अब ये जो ब्रिटिश की मतलब ये संसद है, नागरिकता है, मूल अधिकार ये हैं, ये सब चीज़ें जो है ये आधुनिक चीज़ें हैं और इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। और मीनवाइल जब तक हम तैयार रहेंगे तब तक हम चाहते हैं कि ब्रिटिशर से हम पर राज करें और उन लोगों को ब्रिटिशर्स की जो संसद हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स जो जनता हुआ करती थी उस पर पूरा पूरा विश्वास भी हुआ करता था, भाई ये लोग अच्छे आदमी है, ये हमारी बात मानेंगे, है ना। उनकी शिकायत सिर्फ किससे हुआ करती थी? जो वायसराय है और उसकी कार्यकारी काउंसिल है और आंग्ल भारतीय जो नौकरशाही है उनसे ही सिर्फ उनकी शिकायत हुआ करती थी, भाई यही खराब है, ब्रिटिश संसद खराब नहीं है, राज खराब नहीं है ना। ये कहते थे कि ये ब्रिटिश राज करते हैं भारत में, ब्रिटिश राज। देखिए ये कौन है? ये दादाजी आपको दिख रहे हैं, ये दादा भाई नौरोजी हैं। हालांकि ये किसी के दादा नहीं थे, मतलब किसी के तो होंगे ही। तो ये दादा भाई जो है इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, है ना। तो इन्होंने लिखा था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने बुक लिखी थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी ने क्या किताब लिखी? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर है ना अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या कहते थे कि भारत में जो रूल हो रहा है ना वो अन ब्रिटिश रूल है। इसका मतलब ये ब्रिटिश रूल को अच्छा माना करते थे। क्यों? ये ब्रिटेन के संसद के सदस्य भी हुआ करते थे, सांसद थे वहां पर ये। तो ये इनको पता था भाई ब्रिटेन में संसद है, वहां पर बहुत अच्छे से व्यवहार होता है, लोगों के पास नागरिकता है ना, लोगों के पास मूल अधिकार है, इस प्रकार के अधिकार वहां पर हैं, है ना। और लोग वहां पर से जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें भर्ती हो सकते हैं। तो ये सब चीजें इनको अच्छी लगती थी। तो ये कहते थे कि भारत में जो रूल हो रहा है वो ब्रिटिश रूल नहीं है, वो अन ब्रिटिश रूल है ना। तो ये विरोध किसका करते थे? जो अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया जा रहा था उसका विरोध ही ये कर रहे थे, है ना। और इसको ये समझते थे कि भाई ये वाली जो अपूर्णता है उसको तो समझा बुझाकर दूर किया जा सकता है और इनको सुधारा जा सकता है। जब जब हम इनसे जो अपनी सीमित मांगे हैं वो इनके सामने रखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी पूर्ति उनकी करती जाएंगे, है ना। दृष्टिकोण में ये जो नरमपंथी हुआ करते थे वो धर्मनिरपेक्ष थे। तो देखिए इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान में रखता जाना है कि नरमपंथियों के बारे में, गर्मपंथियों के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले मेंस में भी कि नरमपंथी और गर्मपंथियों में आप फर्क बताइए। तो आप इस प्रकार से कि भाई ये जो है धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, ये ब्रिटिशर्स की जो देव्य प्रकृति है उसमें विश्वास रखा करते थे कि ब्रिटिशर जो है वो अच्छे लोग हैं। समझ रहे हैं आप बात, है ना। ये धर्मनिरपेक्ष तो थे पर इतने दो टूक धर्मनिरपेक्ष नहीं थे कि अपने संकीर्ण जो इनके हित थे उनसे ऊपर उठ सके। जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पर गौ हत्या दंगा होता है 1892 के आसपास, 92-93 में, तो ये गलत है, इनको पता है गलत है, ये समर्थन नहीं करते परंतु उसका विरोध भी नहीं करते। आप समझ रहे हो ना। अगर आपने किसी का समर्थन नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, मतलब इसका होता था कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आपके सामने कोई गलत हो रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उसको समर्थन कर रहे हैं, है ना। फिर जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने 1871 में क्या कहा था कि मेरा विश्वास है कि इंग्लैंड अगर चला जाता है और भारत को उसके हाल पर छोड़ देता है तो भारत पर इंग्लैंड से कुछ अधिक मुसीबत नहीं आएगी। ये चाहते थे, मतलब इनका ब्रिटिशर्स की जो देवीय आप कहो कि छवि थी उसमें पूरा पूरा इनका विश्वास था, है ना। इन लोगों ने कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव की बात नहीं की कि भाई हम ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। ये सब देखिए ये विशेषताएं ही हैं इनकी नरमपंथियों की कि ये कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव
नहीं चाहते थे। ये क्या चाहते थे भाई, साम्राज्यिक ढांचे के अंदर हमें सीमित स्वशासन मिल जाए। कैसा स्वशासन मिल जाए? सीमित स्वशासन हमें मिल जाए, जैसे कनाडा को मिल गया था, है ना, जैसे कनाडा को मिल गया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था। इस प्रकार का जो है वो हमें सीमित स्वशासन जो है सिर्फ मिल जाए, ऐसा ये माना करते थे। ठीक है, ठीक है। तो ये सीमित स्वशासन की ही बात किया करते थे। ये सबसे पहले चाहते थे कि जो इंडिया काउंसिल है, उस इंडिया काउंसिल का, माफ कीजिएगा, हाँ, तो ये चाहते थे कि जो इंडिया काउंसिल है, उस इंडिया काउंसिल का उन्मूलन पहले कर दिया जाए। इंडिया काउंसिल कौन सी? भारत सचिव जो था ना, भारत सचिव मतलब सचिव जो है वहां पर ब्रिटेन में मंत्रियों को सेक्रेटरी ही कहते हैं। तो मैंने बताया था ना कि 1858 के बाद में वहां पर एक भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया जाता है। तो वो भारतीय मामलों का मंत्री जो था, उसकी सलाह के लिए एक सचिव, वहां पर एक काउंसिल बना दी जाती है जिसे इंडिया काउंसिल कहते हैं। तो ये कहते थे भाई इस इंडिया काउंसिल का उन्मूलन कर दो, इसको हटा दो, क्योंकि ये इंडिया काउंसिल ही है जो भारत सचिव को भारत में अच्छी अच्छी नीतियां लागू करने से रोक रही है ना। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे भाई विधायिकाओं में भारतीय लोगों की भागीदारी हो, जैसे कि जो केंद्रीय विधायिका है और जो प्रांतीय विधायिका है, उनमें स्थानीय निकाय हैं, साथ ही साथ जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, उनके कम से कम 50% लोगों को, निर्वाचित लोगों को इनमें शामिल किया जाए और विधायिकाओं का विस्तार भी करा जाए। भाई विधायिकाओं में कम ही सदस्य हुआ करते थे, ये मान लीजिए कि 30 सदस्य हैं, 60 सदस्य ऐसे। तो ये चाहते थे कि भाई इनका विस्तार किया जाए और साथ साथ में भारतवासियों को भी, निर्वाचित भारतवासियों को उसमें जगह दी जाए। जैसे कि वे क्या चाहते थे भाई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब में नई काउंसिल बनाई जाए, है ना। और वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद है ना, कार्यकारी परिषद मतलब आप इसके कह दो कि जो मंत्रिमंडल भारत में काम कर रहा था, भारत में मंत्रिमंडल, जैसे वाइसराय है तो वाइसराय ने भी तो पोर्टफोलियो दे रखा होगा ना, वाइसराय के अंदर भी भाई ये भारत का वित्त मंत्री है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो उसमें वाइसराय की कार्यकारी काउंसिल में भी भारतीय सदस्यों की उपस्थिति हो। एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कानून बनाने वाली, जैसे संसद है और एक सरकार है वैसे। तो ये चाहते हैं सरकार में हमारी भूमिका हो। साथ ही साथ बंबई और मद्रास में से हर एक में से कार्यकारी काउंसिल में कम से कम एक एक सदस्य तो भारत का होना ही चाहिए। और ये क्या मांग कर रहे थे? इनकी मांग थी कि भाई बजट को विधायिका में भेजा जाना चाहिए, है ना। ये जो कार्यकारी काउंसिल बजट बनाती है, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाना चाहिए और उस पर बजट पर विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। साथ साथ मतदान करने का अधिकार और सवाल उठाने का अधिकार भी हम भारतीयों को होना चाहिए, है ना। भारत सरकार के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्थायी समिति है, उसमें अपील करने का अधिकार भी होना चाहिए। यानी भारत सरकार है, यानी वायसराय और उसकी सरकार अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रही है, तो हम इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्थायी समिति है ना, उस स्थायी समिति में जाएं और अपील कर पाएं, ऐसा अधिकार हमारे पास में होना चाहिए, है ना। इसलिए इन्होंने शुरुआत में पूरा पूरा स्वशासन और लोकतंत्र की तत्कालीन मांग इन्होंने शुरुआत में नहीं की, है ना, है ना। और जो भारतीय समाज है, उसके केवल शिक्षित वर्गों को, जो जनता के विकल्प माने जाते थे, उनके लोकतांत्रिक अधिकार की इन्होंने मांगे। भाई आम जनता जो गरीब है, उनको तो क्या मतलब है इनसे कि बजट डिस्कस करें या हम लोगों को कार्यकारी परिषद में लो आप, है ना, उनको क्या मतलब है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए ये मांग कर रहे थे भाई थोड़ा बहुत हमें भी स्थानीय आप कहो कि प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये इनकी मांगे हुआ करती थी, ठीक है। फिर इनका क्या मानना था, इनको पूर्ण आशा थी कि पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता जो है वो धीरे धीरे ही आएगी। एकदम से हम आज ही कहते हैं भाई हमें तो पूरा डोमिनियन स्टेटस दे दो और आज ही हम लोगों को पूरा स्वतंत्र कर दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लठ और बजाएंगे हमारे ये, है ना। ये चाहते थे भाई धीरे धीरे जो है हमें स्वाधीनता मिलेगी और आखिरकार लास्ट में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को जिस प्रकार से स्वशासन का अधिकार दे दिया गया, उस प्रकार से स्वशासन का अधिकार भारत को भी दे दिया जाएगा। ब्रिटिश राज की दैवीय प्रकृति में इनका पूरा जो है, इनकी गहरी आस्था हुआ करती थी कि भाई ब्रिटिश राज है वो बहुत बढ़िया है, हमें सुधारने के लिए आया है ना। अब ये इतनी आशाएं इनसे लगा रहे थे, परंतु उनको बदले में मिला तो क्या, इनको बदले में मिला लॉर्ड क्रॉस एक्ट। ये याद रखना, पूछा जा सकता है लॉर्ड क्रॉस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, या लॉर्ड क्रॉस एक्ट कब, कौन सा एक्ट को लॉर्ड क्रॉस एक्ट कहा जाता है। तो 1892 का जो भारतीय काउंसिल संशोधन अधिनियम था, इंडियन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट, उसको कहा जाता है लॉर्ड क्रॉस एक्ट। इनको बदले में मिला तो लॉर्ड क्रॉस एक्ट, जिसमें क्या था, इनकी बहुत सारी मांगों को नहीं माना गया था, कोई हल्की सी मांगे इनकी मानी गई थी, है ना। जैसे केंद्र और राज्य में
कि जो दोनों विधायिकाएं हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनमें कुछ थोड़ा सा इनमें प्रसार की व्यवस्था की, और साथ ही साथ इन काउंसिलों में चुनाव की व्यवस्था तो की ही नहीं इन्होंने। ये चाहते थे भाई चुनाव हो और कुछ सदस्य भारत के भी हों उनमें, तो ये चुनाव की व्यवस्था इन्होंने लागू नहीं की। उन्होंने कहा भाई चुनाव नहीं होगा, हम चूज कर लेंगे, यहाँ से चयन कर लेंगे, वो भी कौन भेजेगा नाम, जो स्थानीय निकाय हैं, है ना, जो स्थानीय निकाय हैं वो 1872 में आ चुके थे ऑलरेडी। तो स्थानीय निकाय हैं वो अपना कुछ प्रतिनिधियों के नाम भेज दें, है ना, और इस प्रकार से प्रांतीय गवर्नर है वो और वॉइसराय इन लोगों का चयन करते हैं। समझ रहे हैं बात? तो चयन के द्वारा अपने पसंद के लोग ये बिठा पाते, चुनाव की बात तो इन्होंने यहाँ पर मानी ही नहीं। साथ ही साथ विधायकों में इन्होंने कहा भाई बजट पर हम जो है ना बहस करने का हमें अधिकार मिले, मतदान करने का अधिकार मिले, प्रश्न करने का अधिकार मिले, इनमें से इनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ बजट पर बहस करने का अधिकार दिया, है ना। यानी कि आज जैसे ऐसा हो जाए कि संसद में जो है सरकार बजट जो रख दे उस पर सिर्फ बहस आप कर सकते हो, उसमें आप कोई कटौती नहीं करवा सकते, तो फिर आपके पास क्या अधिकार रह गया? आप कोई प्रश्न उस पर नहीं पूछ सकते, आप उसमें कोई प्रस्ताव सामने नहीं रख सकते, आप जो है सिर्फ और सिर्फ बहस कर सकते हो, कोई मतदान भी नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कोई इनको थोड़ा सा आप कहो तो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है कि भाई आप बजट पर आप अब बहस तो कर ही सकते हो। इससे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार भी नहीं हुआ करता था। फिर भारत सरकार को विधायिकाओं की चिंता किए बिना कानून की बनाने की शक्ति भी दे दी गई। यानी कानून कौन बनाएगा? विधायिका, लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसको लागू कौन करेगा? वायसराय, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो लागू करेगी। परंतु इस वायसराय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये अधिकार दे दिया गया कि भाई विधायिका कानून नहीं भी बनाए तो भी आप कोई अपना हिसाब से कानून बना के लागू कर सकते हो, है ना। ये विधायिका है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सिर्फ सिफारिशें कर सकती थी कि साहब ऐसा वाला एक कानून बना लो, हमें लग रहा है कि ये कानून बढ़िया है। समझ रहे आप? तो इस प्रकार से, और इन लोगों को ये इनकी सिफारिशें मानना आवश्यक भी नहीं था। समझ रहे आप बात? और इस कानून ने नरमपंथी नेताओं की जो थोड़ी बहुत संवैधानिक मांगे थी वो तो पूरी कर दी, पर जो सवाल था मुख्यतया प्रशासन में सुधार का, वो सुधार जो है वहाँ पर नहीं हुआ। और उनमें सबसे पहली मांग इनकी थी प्रशासन में कि भारतीयकरण किया जाए, जो भी सेवाएं हैं यानी कि जो आईसीएस हैं उनका भारतीयकरण किया जाए। भारतीयकरण मतलब भारतीय लोगों को अधिक से अधिक उसमें शामिल किया जाए, ये मांग कर रहे थे। उनका तर्क ये था कि अगर भारत के लोग भारतीय सिविल सेवाओं में होंगे तो भारत के जब लोग इसमें होंगे तो वो भारत के लोगों के प्रति संवेदनशील भी होंगे, है ना। अंग्रेज को हम लोगों से क्या संवेदनशीलता होगी? वो तो संवेदनहीन होकर काम करेगा, है ना। साथ ही साथ आईसीएस लोगों की जो अधिकारी है इनकी तनख्वाह जा रही है बाहर, तो भारत का पैसा जा रहा है बाहर, धन का दोहन हो रहा है। जब भारत के अधिकारी उसमें होंगे तो वो पैसा भी देश में ही रहेगा। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि इनका वेतन हो गया, इनकी पेंशन हो गई, इस रूप में पैसा बाहर जा रहा था। तो इस प्रकार से इनका मानना था कि इसलिए भारतीय सेवाओं का आपको कि जो भारतीयकरण किया जाना चाहिए, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उनका, है ना। फिर इनकी मांग और क्या हुआ करती थी? माफ कीजिएगा। हाँ जी, तो इनकी मांग और क्या हुआ करती थी? इनकी मांग हुआ करती थी कि लंदन और भारत में ये जो सिविल सेवाएं करवा रहे हो आप आईसीएस की एग्जाम्स, ये लंदन और भारत दोनों में एक साथ करवाई जानी चाहिए। और इनमें जो 19 वर्ष कर दिया था ना 1876 में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लिटन ने इसको 19 वर्ष करा दिया था घटाकर परीक्षा में बैठने की आयु को। तो ये कहते भाई 19 वर्ष को बढ़ा के आप 23 साल इसको कर दो, और भारत और इंग्लैंड में एक साथ जो है वो इसकी परीक्षा करवाई जाए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे चार्ल्स वुड, इसने इसका विरोध किया कि भाई भारत में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो लोगों को इस यहाँ पर इस एग्जाम में बैठने के लिए या इस परीक्षा के लिए प्रशिक्षित कर सके। तो इस आधार पर हम भाई आप भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकते। बाद में 1886 ईस्वी में एचिसन आयोग गठित किया जाता है। ये देखिए एचिसन आयोग, ये आपको याद रखना है, ऐसे पूछ लेती है यूपीएससी। एचिसन आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आईसीएस से संबंधित है, पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे संबंधित है। तो एक लोक सेवा आयोग गठित किया जाता है, और इस लोक सेवा आयोग ने अधिकतम आयु बढ़ाने की सिफारिश की थी, भाई 23 साल कर दी जाए, पर इसने ये कहा था भी एक साथ परीक्षा तो नहीं करवानी चाहिए। ऐसे कोई इसने सिफारिश नहीं की भाई परीक्षा करवानी चाहिए एक साथ इंग्लैंड और भारत में, ठीक है। बाद में 1892-93 में विलियम ग्लेडस्टोन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनकी पहल पर
हाउस ऑफ कॉमन्स में एक साथ परीक्षा पास करने का प्रस्ताव तो पारित किया जाता है, परंतु भारत सचिव जो है इसका विरोध करे जा रहा था अभी भी, है ना। और साथ ही साथ भारतवासियों को जो परीक्षा में बैठने के लिए जो उम्र थी उस अधिकतम आयु को और भी यहाँ पर कम कर दिया जाता है, और ग्लैडस्टोन की जगह बाद में लॉर्ड सेलिसबरी आ जाता है, तो ये मामला फिर यहाँ पर भी यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये ग्लैडस्टोन अच्छे आदमी थे, ये कह रहे थे भाई जो है ये आयु कम कर दी गई है, उसको बढ़ाया जाए, परंतु जब ये हट गई, इनकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया सेलिसबरी, तो इसने भैया ये मामला यहीं पर रफा दफा करवा दिया। अब और किस बात का विरोध करते थे नरमपंथी, ये करते थे सैन्य व्यय का। भाई सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सेना को अगर अफ्रीका में लड़ने भेजना है, एशिया में और दूसरी जगह भेजना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अफगानिस्तान में भेज रहे, लिटन भेज रहे, तो इनके ऊपर फिर भी पैसा खर्च कौन करता था? भारत। यानी अफ्रीका में जाके युद्ध लड़ रही है भारतीय सेना, और युद्ध लड़के साम्राज्य जीत के दे रही है ब्रिटिशर्स को, और उसका खर्चा उठा रहे सेना का भारतीय लोग, है ना। इस बात का भी ये विरोध किया करते थे। ये चाहते थे कि भाई अगर ब्रिटिशर्स, पहली बात तो हमारी सेना का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाए, अगर इस्तेमाल किया भी जाए तो खर्च जो है वो ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार दोनों बराबर बराबर बांटे, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो अधिकारी हैं सेना में उनके ऊपर भर्ती की जाए भारतीय लोगों की, है ना। इस प्रकार से ये बात किया करते थे, पर इनकी कोई बात नहीं मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग ये चाहते, ये सोच के डरते कि थे कि कोई भारतीय लोग उनको कोई कमांड दे रहा होगा, है ना। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने बाद में इनकी मांग थोड़ी सी मानी और सैन्य व्यय का थोड़ा सा भाग देने का वादा किया, भाई हाँ थोड़ा सा भाग हम भी दे देंगे। साथ ही साथ उस टाइम पे विनिमय जो है उसकी बड़े दरें भी बढ़ गई थी, एक्सचेंज रेट जब वहाँ पर बढ़ गई तो ये जो थोड़ा सा ये लोग दे रहे थे उसका भी कोई ज़्यादा लाभ भारत को हुआ नहीं। फिर और क्या अधिकारों की मांग कर रहे थे? भाई जूरी द्वारा सुनवाई का विस्तार हो। जूरी मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं बैठता है, जूरी होती है उसमें बहुत सारे लोग बैठ के जो है वो फैसला सुनाते हैं, और वो मिली जुली जूरी हो, यानी उसमें भारतीय जज भी हों और ब्रिटिशर जज भी हों, क्योंकि अगर भारतीयों का मामला सुन रहे होंगे तो भारतीय अगर जज उसमें होंगे तो कुछ संवेदनशीलता के साथ तो वो फैसला देंगे, है ना। साथ ही साथ जो हथियार कानून है उस हथियार कानून का अंत भी कर दिया जाए। 1878 में जो आर्म्स एक्ट लाया जाता है उस आर्म्स एक्ट का जो है वो उसको समाप्त कर दिया जाए। मालगुजारी का जो अति आकलन की समस्या है उस शिकायत का भी समाधान किया जाए, और साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त है उसका विस्तार कर दिया जाए। स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए ये स्थायी बंदोबस्त का की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के शुरुआती जो नेता हुआ करते थे वो अधिकतर जमींदार हुआ करते थे, और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार जो है वो भूमि का मालिक हुआ करता था। समझ रहे हैं बात? तो मतलब ये अपना भला सोच रहे थे इसमें भी, तो ये स्थायी बंदोबस्त के विस्तार की मांग करते हैं। साथ ही साथ नमक कर के उन्मूलन की मांग करते हैं, और आसाम के बागानों में जो करारबंद मजदूर हुआ करते थे उनका शोषण हो रहा था। कल मैंने आपको बताया था 1882-83 में जो एक्ट लाया जाता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कि एक बार वहाँ पर बंधुआ मजदूर चले गए उनको वापस नहीं आने दिया जाता था। उनकी शिक्षा के बारे में, उनके रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य के बारे में कोई उपबंध नहीं हुआ करते थे। समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार से इसका भी ये विरोध किया करते थे। तो ये सब चीज़ें इनकी मांग हुआ करती थी, जो भी नरमपंथी नेतृत्व हुआ करता था उनकी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब देखिए ये सब काम इन्होंने किया, पर इन सब की अगर हम देखें तो एक इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था नरमपंथियों का? अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण नरमपंथियों का योगदान पूछें तो वो था जो उपनिवेशवाद की इन्होंने आर्थिक समालोचना पेश की थी। वो देखिए उपनिवेशवाद की आर्थिक समालोचना पेश करके इन्होंने क्या किया? इससे पहले अंग्रेज क्या कहा करते थे? हम भारत में आए हैं भारतीयों का कल्याण करने के लिए, भारतीय लोगों को स्वशासन जो है उसकी आदत नहीं है ना, और हम भारत को गरीबी से बाहर निकालेंगे, पश्चिम की सभ्यता जितना महान बनाएंगे, इस प्रकार से ये कहा करते थे। परंतु इन लोगों ने आर्थिक समालोचना पेश कर दी उपनिवेशवाद की, और उन्होंने कहा कि जो धन का दोहन हो रहा है रेलों के रूप में, होम चार्जेस के रूप में, साथ ही साथ जो यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह के रूप में, है ना, जो लोग यहाँ भारत पर बीमा और बैंकिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके रूप में जो पैसा बाहर जा रहा है, उसकी वजह से ही भारत में दरिद्रता आ रही है। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब आपका शासन यहाँ पर अच्छा नहीं है बल्कि खराब है, और हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है ना। तो इस आधार पर इन्होंने आर्थिक समालोचना पेश की। तो अंग्रेज जिस नैतिकता के दम पर इस बात का दम भरा करते थे कि हम भारत को सुधारने के लिए आए हैं, वो दम अब जाता रहा, और लोगों को समझ में आया कि यार इनकी वजह से हमारा अच्छा नहीं हो रहा, अंग्रेजों की वजह से,
बल्कि हम गरीब बन रहे हैं, दरिद्र बन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की वजह से ही बन रहे हैं, है ना। बाद में देखिए, यही आर्थिक राष्ट्रवाद है। आर्थिक राष्ट्रवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है? आर्थिक राष्ट्रवाद होता है कि भारत में जितने भी मान लीजिए कि उत्पादन के साधन होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल, तो आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि लैंड लेबर कैपिटल है वो भारत में अगर हमें आगे बढ़ना है तो भारतीयों का ही लैंड लेबर कैपिटल इस्तेमाल होना चाहिए। ये होता है आर्थिक राष्ट्रवाद। जैसे आप आजकल भी आर्थिक राष्ट्रवाद चल रहा है ना। जैसे अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, माफ कीजिएगा, तो वो क्या कहते थे कि भाई नहीं, अमेरिका में सिर्फ अमेरिका के लोगों को ही काम मिलना चाहिए, भारत के लोगों को, बाहर के लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए। तो ये आर्थिक राष्ट्रवाद का ही एक उदाहरण है। तो इन्होंने एक आर्थिक राष्ट्रवाद जो है उसकी संकल्पना पेश कर दी, और जो उपनिवेशवाद है उसकी आर्थिक समालोचना इन्होंने पेश कर दी। और आखिर में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद में इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने भी हमारी नीतियों को प्रभावित किया था। जैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। भाई नेहरू के जो काल में, आज़ादी के बाद में हमने नीति अपनाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी भारत में सब कुछ उत्पादन होना चाहिए, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। ये आर्थिक राष्ट्रवादी तो है, और क्या है ना। और इस बारे में अगर हम देखें तो आर्थिक समालोचना पेश करने में 3 महत्वपूर्ण नाम हुआ करते थे। एक दादाभाई नौरोजी, एक एमजी रानाडे, एक हुआ करते थे आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे रिटायर्ड रोमेश चंद्र दत्त। इन लोगों ने जो आर्थिक समालोचना पेश की, इन्होंने एक बुक लिखी 2 खंडों में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 से लेकर 3 के बीच में इसका प्रकाशन किया जाता है। ये डेट भी आपको याद रखना है ना। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब इन्होंने लिखी, उसके बाद में लोगों को पता लगा कि भाई अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इनकी लोगों की वजह से ही हम दरिद्र होते जा रहे हैं, है ना। अंग्रेजों की वजह से ही विदेशी पूंजी पर जो निवेश किया जा रहा है उसके रूप में पैसा भारत जा रहा है। साथ ही साथ भारत को कच्चे मालों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का स्रोत बना दिया गया है। और उपनिवेश जो देश हैं, उपनिवेशक देश जैसे ब्रिटेन जो स्वामी देश बन गया हमारा, उसके तैयार मालों का उपभोक्ता बना दिया जा रहा है हमें जानबूझकर अंग्रेजों के द्वारा। इस प्रकार से भारत का स्तर गिराकर उसे एक निर्भर खेतिहर देश बना दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। और जो दोहन सिद्धांत और ड्रेन थियरी है ना, वो जब दिया गया है ना, तो राष्ट्रवाद का मुख्य बुनियादी विषय बन गया, है ना। दोहन सिद्धांत मतलब क्या था? यानी भारत का पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? वो इंग्लैंड जा रहा है। कैसे कैसे? होम चार्जेस के रूप में, आप कहो सेना के रूप में, आप कहो कि टैक्सेस के रूप में, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे। रेलों में जो निवेश है, बैंकिंग सेक्टर में जो निवेश है ना, बीमा क्षेत्र में जो निवेश है, उनके द्वारा पूरा का पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। यही था दोहन सिद्धांत। ये दादाभाई नौरोजी और उनके जो और साथी थे व्योमेश चंद्र दत्त, एमजी रानडे, इन लोगों ने ये दिया था, है ना। और ये कहते थे कि ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित साधन के लिए ही कोई सुरक्षात्मक तटकर नहीं लगाए गए। जैसे मान लीजिए अगर भारत में कोई बाहर से सस्ता सामान आता है तो, और भारत का माल थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, तो लोग तो बाहर का माल खरीदेंगे। परंतु अगर उसके ऊपर हम भारत के जो बाहर का माल आ रहा है उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें अगर, तो वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो भारत के लोग जो है फिर भारत के माल ही खरीदेंगे। जैसे आज भी तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, तो ये अंग्रेज काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह नहीं लगाया करते थे। और भारत का माल अगर बाहर जा रहा हो तो उस पर ये टैक्स लगा दिया करते थे, इसलिए भारत का माल महंगा हो जाता था और ब्रिटेन में कोई खरीदता नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से सुरक्षात्मक तटकर इन्होंने लगाए ही नहीं, यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्होंने लगाई ही नहीं। इसकी वजह से हमारे औद्योगिकरण में बाधा आई और हमारे हस्तशिल्प जो है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसी वजह से जब हस्तशिल्प नष्ट हो गए तो कृषि पर भी बोझ पड़ गया, क्योंकि जो लोग अब तक हस्तशिल्प में लगे हुए थे वो अब कृषि करने लगे, और जहाँ 2 आदमियों भी उतना उत्पादन कर रहे थे वहाँ अब 10 आदमी लग गए, तो कृषि पर तो बोझ बढ़ ही गया ना। ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भौतिक दृष्टि से ब्रिटिश राज ने केवल गरीबी पैदा की है, और ये मानो चीनी का बना चाकू, यानी चाकू चीनी का हो कि किसका भी हो, चाकू तो चाकू, आदमी तो मर ही जाएगा उससे, कि भाई नहीं चीनी के चाकू से मार रहा हूँ तो तुम्हें मजा आएगा, मीठा मीठा लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इन्होंने इस बात से ऐसा डिस्कोर्स सेट कर दिया लोगों के बीच में कि ब्रिटिश राज ने केवल गरीबी पैदा की है भारत में। तो जो अब तक ब्रिटिशर्स की जो दैवीय प्रकृति थी उसमें लोगों का विश्वास था, वो विश्वास जरा डगमगाया अब लोगों का,
है ना। तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। साथ ही साथ ये और क्या चाहते थे, ये चाहते थे भाई जो भी व्यय हैं, जो कर हैं, उनमें कमी किया जाए, सेना के व्यय का पुनर्निर्धारण किया जाए, भारत अगर तुम सेना लेके जा रहे हो तो तुम भी पैसे दो, भारतीय उद्योगों की सुरक्षा की जाए, उसके लिए जो है इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाई जाए, मालगुजारी की दरों में कमी की जाए, खूब ज़्यादा मात्रा में तुम मालगुजारी हमसे वसूलते हो, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार किया जाए। हालांकि ये तो जमींदारों का ही एक आप कह सकते हो षड्यंत्र था। साथ ही साथ जो कुटीर उद्योग है और जो दस्तकारियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार की आप करो कि सिफारिशें भी ये किया करते थे, पर इनकी कोई मांग नहीं मानी जाती है उनके द्वारा। और तो और फाउलर आयोग गठित किया जाता है और फाउलर आयोग ने मनमाने ढंग से रुपए के विनिमय के मूल्य को बढ़ा दिया, 1 शिलिंग 4 पेंस की दर पर निर्धारित कर दिया। तो याद रखना ये फाउलर आयोग जो है वो किससे संबंधित है, वो विनिमय दर से संबंधित है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जो नरमपंथी थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये सिफारिशें की कि भाई ऐसा भारत में सुधार किया जाना चाहिए, परंतु कोई भी इनकी बात का आप कहो कि हालांकि एकदम से तो प्रभाव नहीं पड़ा, पर एक चेतना भारत में जरूर जागृत हो जाती है, एक राजनीतिक चेतना जागृत ये कर देते हैं, एक मंच तैयार कर देते हैं जिस पर आगे आने वाले नेता जो है ना वो अपनी बात रख सकें, है ना। तो नैतिक सत्ता को नष्ट करने के लिए प्रयासरत हुआ करता था जो नरमपंथी नेतृत्व हुआ करता था। अगर जैसे कोई कहता ना कि नरमपंथियों ने तो कुछ नहीं किया, नरमपंथियों ने एक नींव तैयार कर दी, जिस नींव पर आगे आके गरमपंथी और बाद में आके गांधीवादी जो राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं वो इसी नींव पर खड़े होते हैं, है ना। ये जो नरमपंथी हुआ करते थे, ये प्रार्थना पत्र भेजना और इस प्रकार की राजनीतिक चेतना जब लोगों के बीच में लोगों को जागरूक कर दिया, राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी, तभी तो लोग आगे जाके मांग कर सकते थे और उन लोगों के साथ जुड़ सकते थे, है ना। अगर नींव ही नहीं बनी हो तो कोई मकान कैसे बनाएगा, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, परंतु ये जो है एक राजनीतिक आंदोलन में इसको बदलने जो असंतोष था, इसको राजनीतिक आंदोलन में बदलने में असमर्थ रहे। क्यों असमर्थ रहे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो लोकतांत्रिक उदारवादी राजनीति में ये हार्दिक आस्था पाले हुए थे कि भाई नहीं, काम होना चाहिए बैठकर बातें करके, प्रार्थना पत्र भेज के, समझा बुझा कर, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग जो है कोई इनके मार कुटाई नहीं करेंगे किसी की, ऐसा ये माना करते थे। ये चाहते थे कि भाई जो इंग्लैंड का जो उदार राजनीतिक जनमत है उनको पुकारा जाए, उनके सामने बातें रखी जाए, प्रार्थना पत्र ज्ञापन जो है वो भेजे जाए, भाषण दे, लेख छपवाएं, अलग अलग वहाँ के न्यूज़पेपर्स हो गया, बुक्स लिखें, उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी, ये सब ये चाहते थे, है ना। और ताकि लोगों को, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उदारवादी राजनीतिक जनमत है वहाँ का, उन लोगों को विश्वास हो जाए कि भारत भी स्वशासन के योग्य है और भारत को भी स्वशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। हालांकि इस जो नरमपंथी नेतृत्व है इसके कुछ अंतर्विरोध भी हुआ करते थे। मतलब आप कह सकते हो कि फिर इसकी कमियां क्या थी, तो ये अंतर्विरोध मतलब कमियां ही हैं। कमियां क्या थी, एक तो इसमें व्यापक तक जनता का समूह नहीं हुआ करता था, यानी व्यापक जनता जो है वो इसमें नहीं हुआ करती थी। कुछ आप कहो कि वर्ग ही इसमें हुआ करते थे, और वो वर्ग कौन से थे, संपत्तिशाली वर्ग जो थे ना वही इसमें हुआ करते थे। जैसे कि आप कहो कि जमींदार वर्ग जो हो गया, है ना, तभी तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करवाने के लिए प्रयास कर रहे थे ताकि जमींदारों को फायदा हो। साथ ही साथ इसमें जो मध्य वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे वकील, है ना, डॉक्टर, इस प्रकार के पेशेवर लोग ज़्यादातर इसमें हुआ करते थे। सौदागर, बैंकर, भूस्वामी, चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री, धर्मगुरु, सुधारक, ये लोग इसमें ज़्यादा हुआ करते थे, है ना। साथ ही साथ भूस्वामी यानी जमींदार हुआ करते थे। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, वो तो शुरुआत में कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध इसके रहते हैं, और कांग्रेस को अपने सम्मेलन चलाने के लिए पैसा कौन देता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में जमींदार लोग हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार से इनमें व्यापक जनता की कोई भागीदारी नहीं थी कांग्रेस में उस टाइम पे। और व्यापक जनता की भागीदारी तो देखिए गरमपंथ में भी शुरुआत नहीं होती है, जब गांधीवादी राजनीति का शुरुआत होता है, भारत में शुरुआत होती है गांधीवादी राजनीति की। गांधीवादी राजनीति की शुरुआत के साथ में ही भारत में जो है व्यापक लोग जो है व्यापक तौर पर राजनीति से जुड़ पाते हैं। साथ ही साथ जब जमींदार लोग इसमें रहेंगे तो किसानों के प्रश्नों की कोई बात आएगी तो उस पर तार्किक रुख ये नहीं रख पाएगी। भाई जमींदार लोग जो है इसको पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को सम्मेलन आयोजित करने के लिए, और किसान लोग आके कह रहे हैं भाई हम लोगों के साथ स्थायी बंदोबस्त वाली जो व्यवस्था है वहाँ पर गलत हो रहा है, तो ये किसानों की बात मानकर आलोचना थोड़ी करेंगे जमींदारों की, क्योंकि पैसा तो जमींदार ही दे रहे हैं और अधिकतर सदस्य कौन है, जमींदार हैं इसके, है ना। तो ये इसका एक अंतर्विरोध हुआ करता था,
है ना। तो यहाँ पर एक इसकी कमी गिनाई जा सकती है कि ये छोटे छोटे काश्तकार समर्थक जो है लोग इसमें बहुत कम हुआ करते थे। हालांकि रोमेश चंद्र दत्त ने जो है काश्तकारों का समर्थन करने की कोशिश की, परंतु फिर इनको पीछे धकेल दिया जाता है ना। जैसे 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट अगर जब पारित होता है तो उसमें जमींदार समर्थक संशोधन जब किया गया तो इसमें कोई विरोध नहीं किया कांग्रेस ने। इसी प्रकार पंजाब में 1899 में भूमि हस्तांतरण संबंधी जो कानून बनाया गया उसमें भी कांग्रेस का जमींदारों के साथ सहानुभूति नजर आती है ना। साथ ही साथ जो व्यापारिक वर्ग हुआ करते थे उनका प्रतिनिधित्व भी इसमें ज्यादा हुआ करता था। भाई एक तरफ मजदूर है, एक तरफ व्यापारी है, तो व्यापारी तो मजदूरों का शोषण करेंगे। अब मजदूर कांग्रेस के पास आके कहेंगे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, ये व्यापारी गलत कर रहे हैं। अगर ये व्यापारी ब्रिटिशर्स हुआ तो कांग्रेस साथ देगी। जैसे आसाम के चाय बागानों में गलत हो रहा था तो कांग्रेस ने आवाज उठाई कि भाई कांग्रेस आसाम में गलत हो रहा है मजदूरों के साथ में। परंतु बंबई में जो भारतीय व्यापारी थे वो शोषण कर रहे थे मजदूरों का, तो कांग्रेस चुप रही इन बातों पर, है ना। जैसे खदान सुधारों की बात हुई, स्त्री और बच्चों को काम करने की दशाओं की सुधार की बात हुई, और कम आयु के बच्चों के रोजगार पर बंधन लगाने की बात आई। और वो जब बंबई में ऐसा हुआ जहाँ पर भारतीय जो हुआ करते थे उद्योगपति, तो कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली अपनी, है ना, और उसका विरोध किया। भाई श्रम सुधार नहीं होने चाहिए, और ये श्रम सुधार तो इसलिए हो रहे हैं भाई लंका शायर को फायदा कराया जा सके, है ना। इस प्रकार से ये शुरुआती अंत विरोध इसमें देखने में नजर आते हैं। और अगर देखें तो मुस्लिम लोग जो हैं वो इससे कटे हुए नजर आ जाते हैं। अगर शुरुआती सालों में देखें, अगर हम बदरुद्दीन तैयब जी को छोड़ दें, बदरुद्दीन तैयब जी को छोड़ दें तो कांग्रेस में बहुत कम मुस्लिम हुआ करते थे, है ना। जैसे 1885 का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हुए। 1886 में हुआ दादा भाई नौरोजी, और 1887 में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में जॉर्ज यूल। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जॉर्ज यूल अकेले एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक अंग्रेज पर्सन थे जो एक बार मात्र जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एकमात्र अंग्रेज ये थे। और ये शुरुआत में देखिए बदरुद्दीन तैयब जी को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस में मुस्लिम की संख्या बहुत कम थी, और अगर हिंदू भी थे तो हिंदू भी सवर्ण ज्यादा थे, है ना। बंगाल के भद्र लोग हुआ करते थे। अगर हम बंबई में देखें तो बंबई में कौन? जो चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। और मद्रास में देखें तो मद्रास में भी सवर्ण लोग ही हुआ करते थे। तो मुसलमान हो गए, और जो निजी वर्गों वाले, जो निम्न वर्गों वाले लोग हैं भारतीय, वो भी इसमें नहीं हुआ करते थे, है ना। मजदूर लोग हैं उनका इसमें वो नहीं हुआ करता था, किसान लोगों का इसमें आपको प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था। ये सब तो शुरू होता है जब गांधी जी आ जाते हैं, और गांधी जी अब अपनी समावेशी विचारधारा शुरू करते हैं भारत में। तब जाके ये सब लोग भारत के किसान, भारत के मजदूर, मुस्लिम हो गए, है ना, इस प्रकार से सब लोग, स्त्रियां हो गई, सब जाके आंदोलन में एक जगह मिलते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस के को लेकर कह दिया था लॉर्ड डफरिन ने, ये डफरिन है यहाँ पर, डफरिन है, लॉर्ड डफरिन ने इसलिए तो कह दिया था कि कांग्रेस तो मात्र जनता के अति लघु अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये इसमें कौन है? इसमें तो मात्र सवर्ण लोग हैं। इसमें कौन है? इसमें तो मात्र हिंदू लोग हैं। इसमें कौन है? इसमें तो मात्र जमींदार लोग हैं, है ना। इसमें कौन है? इसमें तो सब जो है आपको कि नौकरी पेशा लोग हैं, मध्यम वर्ग है, और भारत तो बहुत बड़ा है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था कि अति लघु अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। तो ये सब जो है कांग्रेस की कमियां गिनाई जा सकती हैं, है ना। और ये बाद में साथ में तो ये तब आते हैं, माफ कीजिएगा, इसी वजह से बाद में ये गर्मपंथ और नरमपंथ वो अलग हो जाते हैं। 1907 में ये गर्मपंथ और नरमपंथ जो है वो सूरत का विभाजन हो जाता है। सूरत का विभाजन इसे कहते हैं, आगे इसमें पढ़ेंगे भी हम। तो सूरत का विभाजन हो जाता है 1907 ईस्वी में, जिसमें नरमपंथ और गर्मपंथ में बहुत जगह लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर जो है सम्मेलन बुलाया जाता है, तो सम्मेलन में कुर्सियाँ वगैरह फेंकी जाइए, लाठी डंडे फेंके जाते हैं, इस प्रकार से काम हो जाता है। और गर्मपंथ का आपको हो कि यहाँ पर दबदबा शुरू हो जाता है 1907 में, जो 1916 ईस्वी तक चलता है, जब तक से लखनऊ जो है पैक्ट नहीं हो जाता। और इस लखनऊ पैक्ट में गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों नहीं आ जाते। गांधी जी के आगमन तक फिर गर्मपंथियों का इसमें रहता है दबदबा। तो ये हमने देख लिया आज
नरमपंथी नेतृत्व और आर्थिक समालोचना या आर्थिक राष्ट्रवाद किस प्रकार से भारत में उद्भव होता है, क्या इनकी मांगे थी, किस प्रकार से इनकी राजनीति हुआ करती थी, है ना। गर्मपंथी लोग तो इसे भिक्षाटन की राजनीति कहा करते थे। क्यों? क्योंकि ये भाई हम जो है वो प्रार्थना पत्र भेजेंगे, हम लेख छपवाएंगे, है ना, इस प्रकार की ये बातें क्या करते थे। तो ये नरमपंथी गर्मपंथी क्या करते थे, तुम तो भीख मांग रहे हो इनसे, है ना, लटके दम पे लो सब चीजें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया नरमपंथी आंदोलन के बारे में, और साथ साथ किस प्रकार से राष्ट्रवाद का और आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है भारत में उदय होता है, किस प्रकार से नैतिक समालोचना जो है वो पेश की जाती है, आर्थिक समालोचना पेश की जाती है ब्रिटिशर जो साम्राज्य है उसकी, और जो नैतिकता हुआ करती थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाती है, और एक राजनीतिक मंच तैयार कर दिया जाता है जिसमें आगे आने वाले नेता जो है अपने आंदोलन चला सकते थे और अपनी गतिविधियां चला सकते थे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।